नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं प्रणाम इंडिया और अनब्रेकिंग का ये ज्वाइंट कार्यक्रम। और इसमें हम आज बात करेंगे झारखंड चुनाव की, हमेशा की तरह। जैसे अक्सर हम लोग झारखंड चुनाव की ही बात करते हैं। आज दरअसल झारखंड में अंतिम चरण की 38 सीटों पर चुनाव प्रचार खत्म है और 20 तारीख को वोट पड़ने। सारे लोगों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन, जयराम महतो, शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा, सारे लोग। शिवराज सिंह चौहान तो हेमंत सोरेन की कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड शो कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर चुनाव प्रचार चल रहा है। और दूसरी तरफ जयराम महतो ने कल से एक रोड शो शुरू कर रखा था जो आज तक चला, और वो डुमरी से लेकर के बिरमो तक 2 जगहों से वो लड़ रहे हैं। तो वो रोड शो भी एक अपनी अलग तरह का रोड शो था, उसमें बहुत भीड़ रही। खैर, इस सब के बीच अगर हम पिछले जो करीब 1 महीने सवा महीने जो चुनाव प्रचार चला 15 अक्टूबर के बाद से, 1 महीना 5 दिन कह लीजिए आप इसे, या 3 दिन कह लीजिए, 1 महीना 3 दिन जो चुनाव प्रचार चला, उस चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी ने 81 सीटों के लिए 81 से ज्यादा लीडर्स को उतार रखा था। हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, इनके अलावा ढेर सारे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, विधायक दलों के नेता, विधायक, एमपी, सारे लोग यहां पर दिखाई दे रहे थे। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक एक विधानसभा क्षेत्र के लिए 3-3, 4-4 बड़े नेता बाहर से झारखंड लाए गए। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की ओर से मोर्चा संभाल रखा था हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने। हेमंत सोरेन ने करीब 94-95 सभाएं की और कल्पना सोरेन ने तो सभाओं का शतक लगा दिया। इनके आसपास भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता फटक नहीं पाया। सबसे ज्यादा सभाएं की हिमंता बिस्वा शर्मा ने की, और वो कल्पना सोरेन के आधे तक ही पहुंच पा रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये चुनाव प्रचार किस तरह का रहा है। और एक और खास बात जो मैंने मार्क किया है आपसे शेयर करना, कि इसमें जो चुनाव प्रचार रहा, मुझे लगता है इस चुनाव प्रचार को हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने लीड किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जहां नेगेटिव टोन एंड टेनर के साथ प्रचार किया, डर की बात कही, भय फैलाया, और कल आखिरी दिन प्रचार खत्म होते होते जो वीडियो जारी किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो भी लोगों में भय फैलाने वाला वीडियो था। वो इस तरह से कि आपकी सारी खुशियां मुसलमान छीन ले जाएंगे। भला हो इलेक्शन कमीशन का कि आखिरी दिन उसे थोड़ी अक्ल आई और उसने उस पर रोक लगा दी। चलिए इसी सब पर बात करेंगे कि शतक वीर कल्पना का क्या इंपैक्ट इस चुनाव पर होने वाला है। हेमंत सोरेन, हम क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने इस चुनाव को लीड किया है, और कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन क्या रहा प्रचार में। देखने में लगता है कुछ नहीं रहा, लेकिन जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। हम उस पर भी बात करेंगे। आज राहुल गांधी रांची में थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उन्होंने अपने नैरेटिव्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इन सब पर बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ प्रणाम इंडिया के संपादक प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये आपसे हम पहली टिप्पणी ये चाहेंगे, कल्पना सोरेन ने कैंपेन के दौरान सभाओं और रैलियों का शतक लगा दिया, जी, और ये वो लीडर है जो 1 साल पहले 2023 में जिसका कहीं कोई नाम नहीं था। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी, शुक्रिया राजेंद्र जी। सबसे जो आपने सवाल रखा, कल्पना सोरेन का शतक लगना, सेंचुरी लगना, तो दर्शकों को ये भी बताना ज़रूरी है कि ये सेंचुरी किस चीज़ में लगी। सभाओं की सेंचुरी, रैलियों की सेंचुरी। और ऐसे तो पहले भी एक आध बार शतक लगे हैं,
और ऐसा नहीं कि पहली बार किसी ने शतक लगाया हो, लेकिन झारखंड में पहला शतक है। एक महिला नेता का तो पूरे देश में पहला शतक है, एक महिला नेता के तौर पर। ये शतक की बात हुई। एक क्रिकेट जो लोग समझते हैं वो जानते हैं कि सेंचुरी तो गावस्कर भी मारते थे, और सेंचुरी तेंदुलकर और सहवाग भी मारते थे, धोनी भी मारते हैं। झारखंड में धोनी बहुत पॉपुलर है, लेकिन धोनी का जो सेंचुरी होता है वो हेलीकॉप्टर शॉट, वो ये शॉट, वो शॉट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉट्स देख करके जो क्लासिक सेंचुरी मारते हैं, तो उनकी सेंचुरी यूनिक बन जाती है किसी और के मुकाबले। अब कल्पना सोरेन की सेंचुरी कैसे यूनिक है इसको समझिए, तो वो ये है कि ये तो आपने बहुत सही बताया राजेंद्र जी कि कल्पना सोरेन एक साल नहीं हुए हैं, ये तो 4 मार्च को आई हैं जेएमएम में शामिल हुई। तो 4 दिसंबर अभी साल का आखिरी महीना आना बाकी है, 4 नवंबर बीता है, तो तीसरे महीने से आप समझ लीजिए 11वें महीने, 8 महीने हुए हैं, ये 9वां महीना चल रहा है। हाँ बस। लेकिन इसी 9वें महीने में जो सेंचुरी मारी है, जो एक पॉलिटिक्स में जो एक अचीवमेंट माइलस्टोन हासिल किया है, उसकी और खासियत देखिए। वो खासियत क्या है कि चुनाव प्रचार कब से शुरू हुआ? 30 अक्टूबर को आखिरी दिन था नॉमिनेशन फाइल करने का। 31 अक्टूबर से मान लीजिए चुनाव प्रचार शुरू हुआ। 31 अक्टूबर से आज 18 तारीख के 19 दिन में ये सेंचुरी लगी है। नहीं, ये सेंचुरी जो है जब चुनाव घोषित हुआ उसके बाद से, आप कहिए कि करीब 33 दिन में सेंचुरी लगी। तो चुनाव घोषित तो 16 अक्टूबर को हुए थे शायद। हाँ, तो 16 अक्टूबर से जी। तो 16 से अगर हम जोड़ते हैं तो 15 दिन उधर और 18 दिन इधर, 33 डेज पूरा ओवरऑल अगर जोड़े। हालांकि चुनाव घोषित होने के दिन में आपसे की सभा नहीं होगी, लेकिन फिर भी इन लोगों ने सभाएं शुरू कर दी। ठीक है, इसको हम पूरा जोड़ते हैं, 33 दिन में एक पूरी सेंचुरी बन रही है, तो औसतन 3 सभाएं रोज जा रही हैं। लेकिन आखिरी समय में कल्पना सोरेन ने 4 से 7 सभाएं एक दिन में की हैं। कल 6 सभाएं कल्पना सोरेन की हुई हैं, 5 या 6 सभाएं, 4 से 7 के बीच में ये रेंज रहा है। तो जैसे वनडे में 32 गेंद 33 गेंद में सेंचुरी होती है, वैसे ही आप ये इसको समझिए कि 33 फास्टेस्ट सेंचुरी है, फास्टेस्ट सिंगल सेंचुरी है, और किसी ने सेंचुरी नहीं लगाई, एंड इट्स द फास्टेस्ट सेंचुरी। तो मैं जो इतनी बातें क्रिकेट की भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कल्पना सोरेन की सेंचुरी, आप इसे इस तरह से कहिए 33 बॉल में सेंचुरी लगाई है इन्होंने। हाँ, वही कह रहा हूँ, 33 गेंदों में सेंचुरी बनी है। जैसे क्रिकेट की भाषा में होता है 33 गेंद में सेंचुरी, उस तरह से 33 गेंद में लगी हुई सेंचुरी मानिए, फास्टेस्ट सेंचुरी भी कहेंगे आप। तो ये जो फास्टेस्ट सेंचुरी है, एक क्रिकेटर को जिस तरीके से उसके खेल में स्थापित करता है, एक पॉलिटिशियन को उसी तरीके से राजनीति में स्थापित कर रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि एक इकलौती महिला जिसने ऐसी सेंचुरी लगाई, इकलौती महिला जिसने इतनी फास्टेस्ट सेंचुरी लगाई, ये तो सभाओं की सेंचुरी है जी। भीड़ में हर सभा में न जाने कितनी सेंचुरियां शामिल थी, हजारों की भीड़ हर दिन, और दिन में इतनी सभाएं, आप सबको जोड़ लीजिए तो कई लाख लोग उनकी सभाओं में एक दिन में उपस्थित हो रहे थे। आप समझ सकते हैं, इसको इस रूप में भी समझा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मोटे तौर पर 42-43 सीटों पर चुनाव लड़ा, और 43 सीटों पर, और 43 सीटों पर सेंचुरी लगाने का मतलब है हर कंस्टिट्यूएंसी में 2 बार से ज्यादा, 2.5 बार पहुंची है, इसका मतलब ये होता है। तो ये इसने पूरे चुनाव को पलट दिया है। ये तो सिर्फ कल्पना सोरेन का हिसाब है। हेमंत सोरेन का भी अगर
जोड़ दिया जाए तो दोनों मिलकर के लगभग डबल सेंचुरी के आसपास है। वो भी 95-96 सभाएं कर चुके हैं, 3-4 रन से चूक गए हैं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन अपोजिशन और इंडिया गठबंधन के बीच अगर हम देखें तो हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने मिल करके लगभग डबल सेंचुरी ठोक दी। और ये चुनाव में जो दिख रहा है, मैं आपको बता दूं किसने कितने रन बनाए हैं, कितनी सभाएं की हैं, तो जरा लोग हमारे दर्शकों को भी आसानी रहेगी समझने में। हेमंत सोरेन ने कल तक 92 सभाएं की थी, आज वो करीब 4 सभाएं उन्होंने की हैं, तो 96 पर वो पहुंचे। इसके बाद नंबर आता है हिमंता बिस्वा शर्मा का, जो यहाँ के सह प्रभारी हैं, उन्होंने 53 सभाएं कल तक की थी, तो आज भी 2-3 सभाएं तो की ही होंगी, तो 56 मान लीजिए। और शिवराज सिंह चौहान ने 50 सभाएं की हैं आज तक। अमित शाह 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6, जेपी नड्डा 8, मल्लिकार्जुन खड़गे 6, राहुल गांधी 6, तेजस्वी यादव 23, जिनके सिर्फ 7 सीटों पर प्रत्याशी हैं, 23 उन्होंने की, लालू यादव 1, सचिन पायलट 1। ये मोटे तौर पर जो जिन नेताओं ने सभाएं की हैं उनकी सभाओं, जो मतलब करीब 5 से ज्यादा जिन्होंने सभाएं की हैं उनकी बात, सचिन पायलट और लालू यादव को छोड़ दीजिए, तो 5 से ज्यादा सभाओं वाले ये लोग। और जो बात आप कह रहे थे, अगर एक सभा में ऑन एवरेज माना जाए कि 15,000 लोग, चुनावी सभा है जो ऑन एवरेज 15,000 लोग माने जाए, तो 15 लाख लोगों को तो टच कर चुकी ये कल्पना सोरेन, और लगभग इतने ही लोगों को टच किया हेमंत सोरेन ने। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर इन दोनों ने कैंपेन लीड किया है। जी जी जी। तो निश्चित रूप से 10 से 15% वोटरों की तो सक्रिय भागीदारी इनके साथ दिखती है। हालांकि जो वोटर होते हैं सब वोट नहीं डालते हैं, अगर उस हिसाब से देखें तो ये 25-30% का वोट जितने पड़ेंगे, अगर 65% का हिसाब लगाया जाए तो 65% वोट अगर पड़े तो उस हिसाब से करीब ये 25 से थोड़ा ऊपर परसेंटेज जाएगा कि उतने लोगों ने इनके साथ शिरकत कर ली सभाओं में। आप ये समझिए तो कितनी बड़ी बात है कि हर चौथा वोटर जिसने वोट डाला वो अगर जेएमएम की सभा में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 17-18% वोट लाने वाली जेएमएम इस बार वोट परसेंटेज में 20% का आंकड़ा पार करेगी ओवरऑल जो फिगर होता ये आपने बहुत जबरदस्त इंसाइट दिया है, इस तरह से मैंने नहीं सोचा था। जी जी। तो ये इससे इंडिकेशन मिलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा हम, ये तो हो गया क्वांटिटी, तरीका, एग्रेशन उसको बता रहे हैं। एग्रेशन की आपने जो आंकड़े बताए, एग्रेशन की कमी बीजेपी और एनडीए में भी नहीं है एग्रेशन वहां भी है, लेकिन यहाँ के एग्रेशन वहां के एग्रेशन में बहुत फर्क है। जो आपने हेडलाइन दी है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात, वो यहीं से स्टार्ट होती है जी। कि वो जहां पर कि लोग पैदल चल करके आए और स्टे करें और झूमते हुए नाचते हुए वेव की तरह कल्पना सोरेन की आवाज पर थिरकते हों, ये कभी नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में देखने को मिलता था जी। बड़ी समय की बात हो गई, आज वो चीज कल्पना सोरेन की सभा में देखने को मिल रही थी। एक वोट किस पर लगेगा? 2 नंबर पर। कौन है चुनाव निशान? तीर कमान। इस तरह से वो बार बार जब बुलवाती थी, 1,36,00,000। आपने जो जिक्र किया है, तो आज जो गांडे में उन्होंने एक छोटा सा क्लिप शेयर किया है, उसे देख ले तो लोगों को जरा समझने में आसानी रहेगी किस तरह की भीड़ है, किस तरह का उत्साह है और किस तरह का कनेक्टेडनेस कल्पना सोरेन और लोगों के बीच में है। मैं वो वीडियो आपके सामने लाता हूँ। जरूर दिखाइए। और के साथ हम लोग सब मिल करके एक नंबर पे अपना प्यार देना है, अपना आशीर्वाद देना है, और आप लोगों के लिए हम खड़े हैं। बस हम यही चाहेंगे
जिस ढोल नगाड़े के साथ आप लोग मेरा स्वागत किए हैं, इसी ढोल नगाड़े के साथ हम लोग सब मिल करके जश्न मनाएंगे। और अभी क्योंकि आज आखिरी दिन है और अब आखिरी दिन में कुछ ही घंटे बचे हैं, अब ये बंद हो जाएगा और हमारा शोर शराबा, हम लोग सब शांत हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों का काम रहेगा कि 20 तारीख को सबसे पहले जाकर के वोट डालिएगा, उसके बाद जो काम करना है करिएगा, ठीक है? तो सभी को मेरी तरफ से प्रणाम और तो ये देखा आप लोगों ने, और कुछ फोटोग्राफ्स भी मैं दिखाना चाहूंगा। ये फोटोग्राफ्स भी बहुत मतलब एक कहानी कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कल्पना सोरेन क्या कर रही हैं। ये देखिए, ये उन्हीं की टाइमलाइन से फोटोग्राफ्स है। पीछे आप महिला पुलिस को देखिए, वो कितनी उम्मीद और किस तरह से देख रही है कल्पना सोरेन और बात करते हुए दूसरी महिला से। ये देखिए, तो ये सारे फोटो एक एक पूरी मुकम्मल कहानी कहते हैं कल्पना सोरेन के एक राजनेता के तौर पर उभरने को लेकर। जी प्रेम कुमार जी। जी बिल्कुल, आपने तस्वीरों के माध्यम से भी उस बात को, उस इमोशंस को, उस वातावरण को बताया जो वहाँ दिख रहे हैं। कल्पना सोरेन ने जो कुछ चुनाव प्रचार किया है, और एक बात तो बार बार उल्लेख करना पड़ेगा कि जो पहले चरण की वोटिंग हुई 43 सीट्स की, उसमें जो 43 सीटों में 37 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया, तो इसमें भी योगदान कल्पना सोरेन का आपको मानना होगा। और योगदान अगर हम मैया योजना को मानते हैं, तो उस मैया योजना को आम लोगों तक पहुंचाने का काम कल्पना सोरेन ने किया है। और ये प्रेम जी, ये कितना चेंज आया है 2019 से, इसे समझने के लिए ये जान लेना भी जरूरी है कि 2019 में उन 43 सीटों में से सिर्फ 18 सीटें ऐसी थी जहां महिलाओं की वोट ज्यादा था पुरुषों के मुकाबले। इस बार 37 सीटें थी, और इस बार जो वोट ज्यादा था, कई सीट्स पर 27,000 28,000 वोट एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर बात करें, तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोट 27-28,000 तक ज्यादा था। और खास बात एक और रही कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाली सीटें मानी जाती, शहरी सीटें, जिसमें रांची की सीटें आती, जमशेदपुर जो ठेठ शहर, जो बड़े शहर है, और हजारीबाग की सीट मानी जाएगी, तो उन जगहों पर महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के मुकाबले कम रहा। ये अपने में एक और जिसे डिकोड करने की जरूरत है। जी, जो 6 सीटें कम हैं, वो सीटें यही हैं जहां पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज कम रहा। वोटिंग एब्सोल्यूट नंबर्स में वोटिंग कम रहा है, परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल जी। उसके बाद एक चीज देखिए कि बीजेपी ने जहां भय का वातावरण बनाया, शुरू से ही उन्होंने भय का वातावरण बनाया। एक तो बंटोगे तो कटोगे के नारे को पूरा चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया, पोस्टर्स में इस्तेमाल किया, स्लोगन्स में इस्तेमाल किया। उसके बाद वो एक और सेफ वाले नारे पर आए, लेकिन इससे पहले तक वो घुसपैठिए का सवाल उठाते रहे। घुसपैठिए आपकी रोटी ले गए हैं, आपकी बेटी ले गए हैं, इस तरह की बातें वो करते हुए आदिवासियों को डराने का काम किया। इसके अलावा आदिवासी नेताओं को तोड़ने का भी काम बीजेपी ने किया। तो ये 2-3 घटनाएं जो हैं मिल करके एक संदेश देती दिखी कि आखिर आदिवासियों की यूनिटी को, आदिवासियों को खतरे में बताकर बीजेपी चाहती क्या है। अगर आदिवासियों के लिए वो इतनी चिंतित है, तो आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भेजा क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आम जनता ये मानती हो कि हेमंत सोरेन करप्ट हैं। अदालत ने भी उनको एक अच्छे नोट के साथ में जेल से रिहा किया, तो उनको करप्ट तो नहीं मान सकता कोई। तो एक इनोसेंट आदमी को आपने बेवजह जेल भेजा क्यों? ये प्रश्न अपने आप उनके कैंपेन से पैदा हुए, नेगेटिव कैंपेन से पॉजिटिव सवाल पैदा हुए, और उन पॉजिटिव सवालों को कल्पना सोरेन ने बहुत बढ़िया तरीके से जवाब दिया, जितना अच्छे से हेमंत सोरेन ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपके भैया को जेल क्यों भेजा? आपके भैया जेल गए, वो चाहते तो झुक सकते थे,
वो चाहते तो कॉम्प्रोमाइज करके रास्ता निकाल सकते थे। उनका इशारा निश्चित रूप से महाराष्ट्र में घुटना टेक नेताओं की ओर था। सब लोगों ने झुक करके अपनी जान बचाई, मुकदमे हटवाए, पीएमएलए जैसा कानून लगा दिया गया हेमंत सोरेन पर। इस चीज को कल्पना सोरेन ने समझाया कि आपके भैया ने आदिवासियों का सिर और झारखंड का सिर, आदिवासी बोलने से कल्पना सोरेन बचती रही है, हम लोग बड़ा धड़ल्ले से बोलते हैं, लेकिन कल्पना सोरेन आदिवासी नहीं बोलती, कल्पना सोरेन झारखंड बोलती है कि झारखंड का सिर झुकने से बचाया हेमंत जी ने, इसलिए वो जेल गए। अब समझिए कितना बड़ा फर्क हो जाता है। हेमंत जी जेल गए करप्शन के मामले में, और हेमंत जी जेल गए झारखंड का सर झुके नहीं इसके लिए। ये नैरेटिव स्थापित हुआ क्योंकि बीजेपी ने जो जो गतिविधियां की उससे आदिवासियों के भले की ध्वनि पैदा नहीं हुई, उससे एक ऐसी ध्वनि पैदा हुई कि कहीं हंसदेव जंगल वाला हाल तो हमारा नहीं हो जाएगा, हमें हमारी जमीन से खदेड़ तो नहीं दिया जाएगा। इस तरह की आशंकाओं के बीच वो उस सवाल का जवाब लेकर आई। इसके बाद जब मैया योजना की उन्होंने घोषणा की, जब उन्होंने ये बताया कि उनकी सरकार ने क्या क्या काम किए, सरना कोड बिल की बात की, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की बात की, पिछली सरकार में घटी पत्थलगड़ी घटना की याद दिलाई, इन सब मूव से कल्पना सोरेन ने पूरे चुनाव का जो टोन है हाई पिच पर बीजेपी के लेवल पर जाकर के उसको नल ही नहीं कर दिया, बल्कि अपना नैरेटिव सेट कर दिखा है। जी आप सही कह रहे हैं। और एक खास बात और है जो जिसका जिक्र किया जाना जरूरी है, मुझे लगता है कि जो हेमंत सोरेन की जो योजनाएं हैं, चाहे वो मैया योजना हो या बिजली बिल माफ किए गए हो या 200 यूनिट बिजली फ्री हो या फिर किसानों की ऋण माफी हो या ओल्ड पेंशन, बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, हेमंत सोरेन ने लागू की थी और उसका जिक्र हेमंत सोरेन भी नहीं कर रहे थे। अभी पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने उसका जिक्र करना शुरू किया है। मुझे लगता है कहीं से फीडबैक आया होगा। खैर, जो बातें मैं कह रहा हूं वो ये कि इसमें कोई ऐसी शर्त नहीं है कि बीपीएल कार्डधारी होना चाहिए या किसी कम्युनिटी विशेष से होना चाहिए, जैसे होता है कि भाई एससी एसटी ओबीसी को कर दिया, ओबीसी को कर दिया, ऐसा नहीं है। अक्रॉस द कास्ट लाइंस, अक्रॉस द स्टेट, इवन अपार्टमेंट्स में रहने वाले लोगों के बिजली बिल जो नहीं जमा कर रहे थे या पिछले दिनों से बकाया थे वो भी माफ हो गए। तो जो गांव के एक आदिवासी का बिजली बिल माफ हुआ है, जो थोड़ा ही रहा होगा, शहर में रहने वाला एक जनरल आदमी, जनरल कास्ट के आदमी का भी बिजली बिल माफ हुआ है जो हजारों में रहा। तो एक और चीज उन्होंने कही कि ये सरकार, एक मैसेज दिया कि ये सरकार आदिवासियों के लिए या मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कमिटेड नहीं है, ये ओवरऑल झारखंड के लिए काम कर रही है। और ये जो बहुत ही एक तरह से एक बहुत ही सटल मैसेज जो गया है, लोगों ने इसे महसूस किया है। जो लोग ये कहते थे कि ये तो आदिवासियों की पार्टी है, हेमंत सोरेन तो आदिवासियों के लिए काम करते हैं, अब वो ये बात नहीं कह पाते। ये भी एक मैसेज गया है। तो और एक बात और मैं जिस पर आपका भी टिप्पणी चाहूंगा, मुझे लगता है ये पूरा इलेक्शन हेमंत सोरेन का इलेक्शन रहा है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का इलेक्शन रहा है। कल्पना ने सबसे ज्यादा सभाएं की हैं, लीड किया है, लेकिन एक चीज और बताएं आपको, कल्पना ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा अध्यक्ष, इन सबको जवाब भी दिए हैं। उन्होंने ये सवाल भी पूछे हैं कि मणिपुर में जब आदिवासी बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया तो प्रधानमंत्री आज तक उस पर बोले क्यों नहीं। और जब कल्पना सोरेन ये सवाल करती हैं तो उसका मतलब होता है, उसका इंपैक्ट होता है। कल्पना सोरेन जब हंसदेव जंगल का सवाल उठाती हैं तो उसका मतलब होता है, और ये सवाल वो उठा रही हैं लगातार। तो जो उनके भीड़ जो आपको दिख रही है, जिस तरह की चीजें, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कल्पना सोरेन एक महिला लीडर के तौर पर उभरी हैं तो महिला लीडर है तो इसलिए भीड़, ऐसा कुछ भी नहीं है।
एक वो ऐसी बातें करती हैं, इस तरह के इश्यूज उठाती हैं और इतना पॉजिटिव तरीके से उठाती हैं। वो ये नहीं कहती हैं कि ये लोग नाश कर देंगे, वो ये कहती हैं इसको बचाना है। इसलिए एक तरीका ये कहने का कि हसदेव जैसे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, अगर ये आएंगे तो यहां पर भी ऐसा ही करेंगे। तो ये डराने की बात है कि आपके जंगल काट दिए जाएंगे, लेकिन वो कहती हैं कि हमें अपने जंगलों को बचाना है। वो ये बात शुरुआत नहीं करती काट दिए जाएंगे। ये जो पॉजिटिविटी है, और ये भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से मिसिंग है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर ये सरकार फिर से आ गई तो आपकी रोटी बेटी नहीं बचेगी, और कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन कहते हैं कि हम सब एक रहेंगे, झारखंड को बचाएंगे, झारखंड को आगे बढ़ाएंगे। ये अंतर है। जी, निश्चित रूप से कल्पना सोरेन के स्टाइल ऑफ कैंपेन से बीजेपी को सीख लेनी चाहिए। बंटोगे तो कटोगे ने तो बीजेपी को डुबा दिया। हाँ, आप समझिए कि कौन बटा उनके नारों से? इंडिया गठबंधन में तो कोई नहीं बटा, उनके नारों से बटा खुद एनडीए। जेडीयू ने विरोध किया, बीजेपी के नेताओं ने विरोध किया, बीजेपी भी बटी। भाई पंकजा मुंडे ने विरोध किया, अशोक चौहान ने विरोध किया, एनडीए की पार्टियों ने किया, वो तो अलग बात है कि भाई अजित पवार ने किया या जेडीयू ने किया। इवन ये जो एलजेपी के हैं चिराग पासवान, ये भी उससे बचने की सलाह देते हैं। तो ये तो है, लेकिन उनके अपने लोगों के बीच में अगर आप झारखंड में भी बात करेंगे तो बहुत सारे लीडर्स इससे सहमत नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद इसके आगे देखें तो ये बात जब तक बीजेपी को समझ में आई और जब बीजेपी ने एक है तो सेफ है जैसा नारा देना शुरू किया, तो उसकी काट चुनाव आते आते प्रियंका गांधी ने खोज निकाली जी। और प्रियंका गांधी ने जो बात कही उसको राहुल गांधी ने आज डेमोन्स्ट्रेट करके जनता के दिमाग में बैठा दिया कि सेफ एक है तो सेफ है, और सेफ का दो मतलब होता है, एक मतलब तिजोरी भी होता है। ये एक है क्योंकि इनको तिजोरी चाहिए, और तिजोरी में कौन है? इस तिजोरी में धारावी है, इस तिजोरी में अडानी है, उसके प्रोजेक्ट्स हैं। ये सारी बातें उन्होंने बताई और ये समझा दिया कि एक है तो सेफ है। अब ये हालात पैदा हो गए हैं तिवारी जी के अब नरेंद्र मोदी शायद ही एक है तो सेफ है का नारा बोले, क्योंकि जैसे बोलेंगे देश के मन मस्तिष्क में सीधे अडानी आएगा, धारावी आएगा, वो प्रोजेक्ट्स आएंगे जो अडानी को दिए जा रहे हैं। तो अब एक है तो सेफ है नारे को एक तरह से अभिशाप बना दिया है बीजेपी के लिए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 2 दिनों में ये चमत्कार कर दिखलाया है। और बटेंगे तो कटेंगे का आरएसएस ने समर्थन करके एक तरह से आरएसएस ने भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बड़े बड़े आदर्श की बात करते हैं लेकिन वो यहाँ पर चूक गए। आप देखिए इस नारे को अगर थोड़ा सा 1-2 लाइन में बताएं तो हमारे देश में एक रहने का तो बहुत उदाहरण दिए जाते रहे हैं कि भाई एक गुरुजी स्टूडेंट को बुलाता है, सबको एक एक छड़ी लेकर के आने बोलता है और उसके बाद उसके सामने एक छड़ी को तोड़ने के लिए कहता है, वो टूट जाता है। फिर सब 5 छड़ी को जोड़ करके कहता है कि तोड़ो, तो वो नहीं टूटता है। तो कुल मिला के बात संदेश तो वही है कि आप एकजुट रहिए। लेकिन ये संदेश अगर वो दे रहे होते नरेंद्र मोदी जी तो इतना रिएक्शन ही नहीं होता। उनके नेता बाकी सब लोग इसको तो हिंदू मुसलमान पर ले रहे थे, बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे थे। चूंकि इस वजह से ये नारा नेगेटिव हुआ। भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये भी तो एकजुटता का ही नारा है ना जी। तो उस नारे को छोड़ करके आप कौन सा नारा देश को दे रहे हैं? आरएसएस कौन सा नारा एक्सेप्ट कर रहा है? इस बीजेपी आरएसएस ने बटोगे तो कटोगे पर अपनी नाक कटा ली। इस चुनाव में दिखेगा, चुनाव परिणाम में, वो हम कह रहे हैं। जी तिवारी जी, आप सही कह रहे हैं। और दरअसल हुआ क्या है, इस नारे को हेमंत ने भी और कल्पना सोरेन ने भी, जब प्रियंका गांधी ने जो उसे जिस तरह से डिफाइन किया सेफ, और उससे पहले उन्होंने कि झारखंड को एक रहना है
कि जिससे कि इन बाहरी से जो लोग आ रहे हैं ये लोग हमें लूट नहीं पाए। तो इस नारे को वहीं डाइल्यूट कर दिया उन लोगों ने। चूंकि झारखंड बहुत ज्यादा नेशनल मीडिया में उस तरह से नहीं आता है और चीजें उस तरह, और हेमंत सोरेन भी उस तरह से कवरेज नहीं होती है जिस तरह से महाराष्ट्र के नेताओं की होती है, तो उसमें वो चीजें दब के रह गई। लेकिन यहाँ पर हेमंत ने पहले दिन से और कल्पना सोरेन ने पहले दिन से ये चीजें जब शुरू हुई हैं तब से उन्होंने कहना शुरू कर दिया। और ये बटोगे कटोगे, ये तो जयराम महतो जो एक नया लड़का खड़ा हुआ है, जो कोयलांचल में खास तौर पे गिरिडीह और धनबाद बोकारो वो पूरा जो इलाका है उसमें एक तरह से फेनोमेना है उस समय। उसने पहले दिन ये बात कही थी जिस दिन योगी जी, मैं तो भाषण सुन रहा था जयराम महतो का, उसने पहले दिन ये बात कही कि ये जो कटोगे बटोगे, उसने कहा कि हम लोग जो है एक रहना होगा, अपने लिए लड़ना होगा, नहीं लड़ेंगे तो कोई गुजरात जाके कटेगा, कोई कश्मीर जाके कटेगा। इसी तरह से कट रहे हैं झारखंड के लोग। और गुजरात जैसे कोई कहता है तो उसके पीछे ऐसे ही नहीं कह देता है कोई गुजरात कहने के पीछे, मतलब गुजरात के प्रति हम जब ये बात कर रहे हैं तो हम गुजरात हमारे लिए भी उतना ही सम्मानीय है जितने दूसरे राज्य हैं। लेकिन जब गुजरात का नाम इस तरह से लिया जाता है तो कहीं ना कहीं संकेत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की तरफ होते हैं। इसलिए तो होता है कि 2002 के बाद से लगातार गुजरात उनके ही हाथ में है, डबल इंजन की सरकार रही है और नरेंद्र मोदी स्वयं मुख्यमंत्री और फिर वहां से प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसलिए सबका गुजरात कहने से वो मतलब होता है। और दरअसल आप जो उदाहरण दे रहे हैं जयराम महतो का, उन्होंने बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब दे करके दिखला दिया। हाँ, उसी की भाषा में। फर्क यह है कि वो मुसलमान बता रहे थे और इन्होंने कहा कि भाई हम तो आदिवासी कट मरेंगे, झारखंडी कट मरेगा, आदिवासी नहीं तो झारखंडी। झारखंड के लोग जो दूसरे जगह जाते हैं उसी की भाषा में जवाब दे करके दिखलाया। ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक और बात, आज हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया था, एक बड़ी गंभीर समस्या की ओर उन्होंने ध्यान दिलाया और वो था कि एक टर्म है, मैं भूल रहा हूं वो टर्म, अचानक से दिमाग से निकल गया है वो टर्म। किस संदर्भ में है वो? चलिए मैं आता हूं, इस प्रश्न पर आऊंगा। आप अभी थोड़ा अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाइए, मैं वो टर्म याद करने की कोशिश करता हूँ। कौन सा नहीं, अभी हमारे एक दर्शक ये बात कह रहे हैं कि असम पुलिस बरहेट विधानसभा पहुंच गई है, इसमें सवाल खड़ा कर रहा है। अब मैं तलाश नहीं पा रहा हूं, मुझे लग नहीं रहा कि कहाँ ऐसा क्या हुआ, मेरे पास इस तरह की कोई सूचना नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो ये वाकई चिंताजनक बात है। खैर, इसको अपन अभी देख लेंगे क्या है। मैं एक और चीज पर ध्यान सब दिलाना चाहता हूँ। एक खास बात यह है कि इतने हाई डेसिबल कैंपेन जो भारतीय जनता पार्टी का रहा, जो पूरी तरह से नेगेटिव, भय फैलाने वाला, कल वीडियो जिस तरह से आया जिसका मैंने जिक्र किया, वो वीडियो इस तरह का था कि सारे हिंदुओं के घर मुसलमान घुस जाएंगे और वो सब कुछ छीन लेंगे, उनका जीना दूभर कर देंगे। ये वीडियो बीजेपी के हैंडल से था, ऐसा नहीं है कि शैडो अकाउंट से था, बीजेपी के हैंडल से था। अब एक चीज देखिए कि इस पूरे उसका असर क्या हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, बाबूलाल मरांडी अपने क्षेत्र में फंसे हुए हैं, कोई नहीं कह सकता राज्य में कि उनकी सीट क्लियर निकल रही है। अमर बाउरी चंदन क्यारी में फंसे हुए हैं। अर्जुन मुंडा की पत्नी, ढेर सारे लोग मान रहे हैं कि वो हार रही हैं। चंपई सोरेन, कोई नहीं कह रहा क्लैरिटी के साथ कि वो निकल जाएंगे, हो सकता है जीत जाएं। लेकिन कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर इतना बड़ा कैंपेन इस तरह से चलाया गया तो कम से कम जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो जीतते हुए दिखाई देना चाहिए था। सीता सोरेन, भाई बड़ा नाम इसलिए है क्योंकि आप उनको बहुत धूमधाम से लेके आए और उनके आसपास भी एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की मुसलमानों को लेकर के। वो खुद अपने जहां से खड़ी हैं जामताड़ा से,
वहां ऐसा नहीं है कि वो ये कोई कह सके कि वो श्योर शॉट निकल रही है वहां से। हर कोई ये मान रहा है कि इरफान अंसारी वहां पर उन पर मजबूत पड़ रहे हैं। नतीजा क्या होगा वो अलग बात। तो ये जो चीजें हैं ये भी कुछ ना कुछ कहते हैं। जी, और जो वो बात मुझे याद आ गया, वो मैंने वास्तव में जाके उनके ट्वीट में खंगाला, वो जी विस्पर कैंपेनिंग है एक्चुअली। ये हाँ टर्म विस्पर कैंपेनिंग, जी यानी कानाफूसी या फिर माउथ टू माउथ कांटेक्ट जो कैंपेन होता है, वो समझ लीजिए इस तरीके जी से ये कैंपेन है। लेकिन वास्तव में ये देखा जाए तो ये विस्पर कैंपेनिंग का जवाब उन्होंने दिया, काउंटर दिया, एक वीडियो जारी किया और जी उस वीडियो में ये बताया गया, दो युवक बैठते हैं चाय की दुकान पर, एक आवाज आती है अमित शाह की भाषण की, उनकी आवाज लगती है। उसके बाद में एक पूछता है कि झारखंड का आदिवासी मुख्यमंत्री बना लिया तो क्या मिला, ऐसे करके वो कहते, दोनों के ऊपर भगवा रंग का गमछा है, बस इतना ही है, शहरी जी लगता है। तो उसमें चाय बनाने वाली माता बोलती हैं कि तुमसे किराए के लोगों से हमें सीखना नहीं पड़ेगा कि हेमंत सोरेन ने हमें क्या दिया। इसके अलावा बच्ची आती है साइकिल लेकर के, वो बताती कि हेमंत भैया ने हमको ये साइकिल दी, ये स्कॉलरशिप दिया, ये तमाम बातें बताती हैं। जी कहने का मतलब ये है विस्पर कैंपेनिंग जो है, जो कि बिहार से बाहर के लोग, जो उन्होंने ट्वीट में लिखा भी है, उड़ीसा, बंगाल, तमाम जगह से लोग आते हैं। मैं ट्वीट ही पढ़ के सुना देता हूं, दरअसल फिर उस पर बात करने में आसानी रहेगी। इन्होंने हेमंत सोरेन ने जो थोड़े ट्वीट थोड़े किया दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए हमें स्क्रीन से बाहर कीजिए, मैं पानी पी कर आता हूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आप तो ये ट्वीट जो है इसमें हेमंत सोरेन ने कहा है, ये सुबह आज जारी किया गया 8 बजे के आसपास, 8:12 पर। और इसमें कहा है, साथियों, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल से आए लोग जिन विधानसभाओं में चुनाव हो रहे हैं वहां चौक चौराहों पर चुनाव पर चर्चा करते हुए मिलेंगे। यह भाजपा का नया शगुफा है जिसे हम विस्पर कैंपेन कहते हैं। इसके लिए हर विधानसभा में 1 करोड़ से अधिक खर्च कर दिए गए हैं। जैसा वीडियो में दिख रहा है कुछ वैसा ही है। इन सबके केंद्र में होता है डर। वे आकर अपने काम की बातें नहीं करेंगे बल्कि आपको झूठी बातों से डराएंगे, नकली डर दिखाएंगे, कोई मुद्दे नहीं है उस पर आपको बगलाएंगे। हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड, नकली दवाइयां, नकली वैक्सीन से देशवासियों की जिंदगी से खिलवाड़ कर जुटाए गए चंदे तो नहीं है। इसलिए मैं आप सभी झारखंड वासियों से अपील करता हूं कि आप सब मेरे लिए आज और कल विस्पर नहीं खुलकर कैंपेन करें, क्योंकि झारखंडियों के स्वभाव में डरना और धीरे धीरे चोरी से बोलना नहीं होता है। विस्पर नहीं, बोल्ड होकर बोल, जय झारखंड। ये हेमंत सोरेन ने कहा है। भाई इसके पीछे जो कहानी है, दरअसल क्या होता है, अभी 4-5 दिन पहले जागरण में खबर छपी थी प्रेम जी, कि संघ के कार्यकर्ता बहुत सारे आ गए। आए कहां से? वो आसपास से ही आएंगे। और जो ये संघ के कार्यकर्ताओं का काम करने का तरीका होता है वो इसी तरह से चौक चौराहों, गुमटियों, चाय की दुकान, इन और घर पे जाकर के पूरा चौपाल लगा के और इस तरह की बातें करना और ऐसे करना कि कोई और ना सुन ले, बस जितने लोग वहां हैं उतने ही सुने। तो जो विस्परिंग ये लोग करते हैं वो उसको अटैक किया है हेमंत सोरेन ने। और ये खबर थी, जागरण में खबर थी कि ढेर सारे संघ के कार्यकर्ता, उन्होंने नाम तक दिए थे इस विधानसभा क्षेत्र में संघ का कौन सा पदाधिकारी, उसको कहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, ये खबर छपी थी। और उनके साथ कार्यकर्ता है जो गांव गांव में फैल गए। तो ये जो हेमंत ने जो दिया है वो भारतीय जनता पार्टी की जो ये रणनीति है उसको विफल करने का काम किया है हेमंत। दरअसल एक चीज और आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी जितनी भी इस तरह के काम झारखंड में उसने किए हैं उन सब को हेमंत ने विफल करने का काम किया है बिल्कुल। चाहे वो हेमंत की पर्चा खारिज करवाने का मामला हो, हेमंत का जो प्रस्तावक है उसको उनके खिलाफ खड़े कर देने का मामला हो, या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो जेएमएम में आना चाहते थे उनको डराने धमकाने का मामला हो। हर जगह हेमंत ने बहुत ही तरीके से काम करके भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को पूरी तरह से
विफल किया है। और यहाँ भी ये दरअसल जो ट्वीट है, ये ट्वीट ऐसा नहीं है कि आप इसे सामान्य ट्वीट की तरह देख लें। ये ट्वीट जेएमएम के कार्यकर्ताओं को मैसेज है और नीचे तक ये खबर पहुंचे, ये बात पहुंचाने का मैसेज है वो, और ये पहुंच गया हो। इसमें जो वीडियो है, उस वीडियो जी। में उनका काउंटर करते हुए जो बाहर से आए हुए लोग हैं, वो उनका काउंटर करते हुए महिलाओं को दिखाया गया है। आप जी। समझिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी और आरएसएस का काउंटर करने के लिए महिलाओं से उम्मीद रखती हैं और महिलाएं काउंटर कर रही हैं। ये जी। उनके लिए एक बड़ी बात है और हमें लगता है कि कल्पना सोरेन के लीडरशिप ने पूरे झारखंड में महिलाओं में एक लीडरशिप वाली भावना पैदा कर दी है, जागरूकता पैदा कर दी है, और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। कोई ईवीएम, कोई नौकरशाही, कोई अफसरशाही इस चुनाव को बदल नहीं पाएगी। ये मैं पहले से कहता हूं। चुनाव के बाद हम तो निडरता से बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हरियाणा वाला हाल होगा और ये होगा वो होगा, लेकिन मुझे ऐसी कोई आशंका सफल होती नहीं दिखती है। हरियाणा वाली कोशिश तो होगी, और हम पहले भी कह चुके हैं कि इस बार वो आश्चर्यजनक बात कि 3 बजे तक 59.28% मतदान होना और 5 बजे 65% होना और रात तक 66.65 होकर रुक जाना। ये जो बात है, पहले 2 बातें हैं। या तो इससे पहले जो मतदान 10-10, 14-14% बढ़ रहा था, उसमें घोटाला था, और या अगर वो घोटाला नहीं था तो आज क्यों नहीं बढ़ रहा है, कहां चले गए वोट, ये घोटाला है। दोनों में किसी एक को तो घोटाला मानना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और एक सूचना आपको दे, जो आप कह रहे थे कि उस वीडियो पर एफआईआर हुआ कि नहीं हुआ, अभी खबर आई है कि उस पर एफआईआर करवा दिया गया है। जी। तो अब इलेक्शन कमीशन कम से कम ये चीजें की। मैं तो इसके लिए, आप हालांकि इस बात से सहमत नहीं, आपको लगता है इलेक्शन कमीशन चेहरा बचाने के लिए वो ऐसा कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है चेहरा बचाने के लिए ही सही, लेकिन इस तरह की चीजों पर कदम तो उठाया गया, ये इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, मैं जो बात आपसे ऑफलाइन कर रहा था जी। वो ये बात थी कि चुनाव आयोग ने के सामने हर दिन चुनाव के आचार संहिता तोड़ने की घटनाएं हो रही हैं। भाई खुलेआम आज प्रकाश पोहरे जी बता रहे थे कि उनका बहुत बड़ा देशोन्नति अखबार है, उनके रिपोर्टर्स ने फोटो के साथ खबर भेजी है कि नोटों के बंडल जो होते हैं उसका कवर पेज और वो सब वो निकाल के फोटो भेजा गया है कि 3000 से 4000 करोड़ रुपए वहां भेजे गए हैं महाराष्ट्र में, और हर घर में जितना वोटर है उसके हिसाब से 5000, 10,000 पर वोटर करके वो पैसे दिए जा रहे हैं कि वोट हमें दो। ये सूचना अखबार में जब सबूत के साथ है तो चुनाव आयोग सोया हुआ है। तो ऐसे में इस परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है कि चुनाव के एक दिन पहले एक केस में एक एक्शन ले लेने से आप ईमानदार और निष्पक्ष नहीं हो जाओगे। पूरे महाराष्ट्र और झारखंड में ऐसी घटनाओं की भरमार है जो चुनाव का मजाक उड़ाती है। जी जी, आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं, जैसे जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो बयान पहली बार दिया था और यहाँ आकर के कि रोटी बेटी छीन रही है सरकार, वो बयान भी अपने में बहुत आपत्तिजनक था। उससे पहले तक हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन उस तरह से जवाब नहीं दे रहे थे। उसका जवाब फिर हेमंत सोरेन ने देना शुरू किया और उन्होंने बिल्किस बानो का सवाल उठाया कि वे बेटी की बात करते हैं ये लोग। उन्होंने फिर मणिपुर का सवाल उठाया, उन्होंने असम का सवाल उठाया कि एनआरसी हुआ, क्या हुआ उसमें, बताएं वो हमें। तो ये अब देखिए, इस पर अगर थोड़ी देर हम लोग बात करें कि जो कैंपेन्स रहे हैं, एक नेगेटिव कैंपेन, एक पॉजिटिव कैंपेन, और इन कैंपेन से हम इलेक्शन के डायरेक्शन को लेकर के क्या, किस तरह से मतलब वो क्या पैरामीटर्स हैं, कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से डॉट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करके उनको कनेक्ट करके हम जान सकते हैं कि इस इलेक्शन का डायरेक्शन क्या होने जा रहा है। जी जी जी। तो चलिए इस चर्चा को इस नोट पर कि अब तो मतदान के लिए चुनाव प्रचार भी हो चुका और अब माउथ कैंपेनिंग ही बाकी है, समय बहुत कम रह गया है। मतदाताओं ने मन मोटे तौर पर बना लिया होगा और
मन जो बनाया होगा उसके जो आधार हैं, उसके जो कंडीशंस हैं, जो नारे हैं, जो स्लोगन्स है, जो मेहनत है, जो नेगेटिविटी है, जो पॉजिटिविटी है, उन तमाम बातों को लेकर के हमने बात की है। एक बात और कर लें, क्योंकि आज आखिरी दिन है प्रचार का और हम लोग भी उसी तरह से मान के चले कि प्रचार का आखिरी दिन है, तो एक बात और कर लें। जयराम महतो आखिरी दिन नहीं है, बल्कि हमें अब थोड़ा संशोधित करके बोलना होगा, आखिरी दिन बीत चुका है, क्योंकि शाम 5 बजे प्रचार खत्म हो गया है। हाँ, प्रचार खत्म हो गया है। जयराम महतो जो एक नया जो एंगल यहाँ पर आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेम कुमार जी, और उसको इस तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है कि एक कम्युनिटी से कोई लीडर निकल के आया नौजवान, क्योंकि 4-5 साल से वो यहाँ पर खातियान की बात कर रहा है, वो कुर्मी जो कम्युनिटी है उसको आदिवासियों को बराबर हक देने की बात कर रहा है, और फिर अभी इलेक्शन के दौरान उसने इसमें क्लैरिटी भी थोड़ा की कि भाई ऐसा नहीं है कि आदिवासियों के खिलाफ है या आदिवासियों और कुर्मियों को आमने सामने हम कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और ये कहा कि हम सब लोग एक हैं, हम सबके उसके लिए काम कर रहे हैं। और बात अब इस दौरान जो उसको सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट सभी कम्युनिटीज के नौजवानों का है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात जोड़ना है, जरूरी लगता है कि देखिए इस चुनाव में जयराम महतो ने अपनी उपस्थिति मजबूती से दिखलाई है जी, और दोनों जो प्रमुख गठबंधन हैं उन दोनों ने उनको स्वीकार नहीं किया इस चुनाव में, तो जिस पक्ष को घाटा होगा वो अवश्य सोचेगा कि काश हमने जयराम महतो से टाई अप किया होता। नहीं, अब इस बारे में आपको एक अंदर की खबर बताएं। जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था तो जयराम महतो उसी समय, चूंकि उसने 8 क्षेत्रों पर उसके कैंडिडेट्स लड़े थे निर्दलीय के तौर पर, और 3 लोकसभा क्षेत्रों में गिरिडीह जहां से वो खुद लड़े थे, इसके अलावा हजारीबाग और रांची, तो गिरिडीह में 3.5 लाख वोट जयराम महतो को मिले थे और लगभग 1.5 लाख वोट हजारीबाग और रांची में मिले थे, जो बड़ी संख्या है वो। तो वहीं से वो सेंसेशन के तौर पर आ गए थे कि विधानसभा चुनाव में इसके दो कारण स्पष्ट दिखते हैं कि एक तो जो उनका नारा है, जो राजनीति है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को डैमेज करने वाली है राजनीतिक रूप से, और दूसरा उनकी राजनीति जो कि आजसू बीजेपी के साथ है तो आजसू को भी डैमेज करने वाली है। तो ये आजसू का दबाव रहा होगा जिस कारण से जयराम महतो को बीजेपी ने अपने साथ नहीं जोड़ा, लेकिन आगे की राजनीति जयराम महतो के लिए खुल गई है। हम कहते हैं कि एक दिन में सब कुछ नहीं मिल जाता है। और जो आधार बनाया है, बेस बनाया है, वो आगे की राजनीति में एक महत्वपूर्ण पिलर दिखेंगे बने हुए। नहीं, मैं आपको एक और जानकारी कांग्रेस की दूं कि जब इलेक्शंस खत्म हुए लोकसभा चुनाव, तो राहुल गांधी की टीम में एक व्यक्ति हैं श्रीवत्सा, शायद सोशल मीडिया श्रीवत्सा ना, हाँ, सोशल मीडिया देखते हैं, क्या करते हैं। हाँ, मैं मिला हूं। उनके कुछ लोग जयराम महतो से मिलने आए और वो चाहते थे कि जयराम महतो कांग्रेस के साथ आ जाए, तो जयराम महतो उसके लिए तैयार नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी शुरू से दबाव बना रही थी, वो शायद अगर जयराम महतो इस बात के लिए तैयार हो जाते तो सुदेश महतो की कीमत पर भी वो जयराम महतो को ले सकते थे, ये स्थिति थी। जयराम महतो तैयार नहीं हुए। अब एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं जयराम महतो को लेकर के, जो आपने कहा कि सुदेश महतो का दबाव रहा होगा, मुझे तो ये लग रहा है कि ये चुनाव अगर 1-2 सीटें कहीं जीत ली जयराम महतो ने, और जो जहां पे जीत सकने की स्थिति थोड़ी बहुत मानी जा सकती है उसमें सुदेश महतो की सीट भी है। खास बात ये, या सुदेश महतो चुनाव हार गए जयराम महतो के कैंडिडेट की वजह से, तो सुदेश महतो की राजनीति बहुत पीछे चली जाएगी। वो जो अपनी जगह बना के रखे हुए हैं यहाँ पर 3-4-5 सीटें जीत करके और सत्ता का मजा लेते हैं, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। हालांकि जयराम महतो खुद जीत पाएंगे ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जगन्नाथ महतो वाली सीट पर वो लड़ रहे हैं बेबी देवी के खिलाफ, जगन्नाथ महतो की वाइफ के खिलाफ। दूसरी सीट है राजेंद्र सिंह की सीट बिरमो वाली, जहां पर उनका बेटा जयमंगल है, वहां से लड़ रहे हैं। हालांकि पूरा माहौल दिख रहा है, क्या होगा ये तो अब 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बेबी देवी, मैं पूरा रिकॉर्ड देख रहा था,
डुमरी का, डुमरी में बहुत बड़े अंतर से जगन्नाथ महतो जीतते रहे हैं। तो उस अंतर को इतनी आसानी से, ठीक है लोकसभा चुनाव में भले डुमरी विधानसभा क्षेत्र में लीड किया जयराम महतो ने, इस वजह से डुमरी में लोग कहते हैं कि भाई हो सकता है डुमरी में बेबी देवी के लिए मुश्किल हो जाए, लेकिन एक काम तो उन्होंने कर दिया है। यशोदा देवी जो आसू की कैंडिडेट है वो क्लियर कट तीसरे नंबर पे चली गई। तो ये भी एक संकेत है कि जयराम महतो झारखंड की पॉलिटिक्स में मजबूती के साथ दस्तक दे चुके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हमें लगता है कि अब इस कार्यक्रम को वाइंड अप करने का वक्त आ गया है। जी आप सबसे आग्रह करता हूं कि अनब्रेकिंग और प्रणाम इंडिया को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, चैट, सुपर चैट जो कुछ संभव है वो आप कीजिए, ताकि आपके समर्थन और सहयोग से ही ये कारवां जो है, ये सिलसिला जो है आगे बढ़े। जी जी, तो इजाजत दीजिए मुझे और प्रेम कुमार जी को। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई बात के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर, जय हिंद।